टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी जो कि आज आपका 16 जून 2022 है, जो कि यहाँ पे मुंगेर यूनिवर्सिटी का आज एग्ज़ाम हुआ था पार्ट 1 का इकोनॉमिक्स सब्सिडरी 2022 में। जो इकोनॉमिक्स सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उसका मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये आपका जैसा कि बुकलेट सीरीज ए है, अगर जिसके जिसके पास ए है तो उनको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा जिनके पास अलग होगा तो आप क्वेश्चन पढ़ के मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, MSMED अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा इसके द्वारा संबोधित नहीं किया गया है। क्योंकि इसका क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो आप अगर इसका आंसर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टोटल 100 में 6 क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, बाकी सबका मेरे पास सॉल्यूशन है। अब आते हैं, कौन सी नोडल एजेंसी ग्राम और खादी उद्योगों के समन्वय और विकास के लिए काम करती है। तो वो है आपका ऑप्शन खादी और ग्राम उद्योग, ये वाला जो कि खादी और ग्राम उद्योग है, इसका राइट आंसर ये है खादी। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, खादी और ग्राम उद्योग की पहचान की जाती है आधुनिक लघु उद्योग की तरह। फिर भारत सरकार के अनुसार लघु उद्योग का आकार किसके आधार पर तय किया जाता है। तो वह संयंत्र और मशीनरियों में निवेश करके। फिर उसके बाद सेवा उद्यम के मामले में जहां उपकरण में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक है लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं है तो वह लघु उद्यम कहलाता है। लघु उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोजगार प्रदान करना। कच्चे माल और मशीनरियों का कुल योगदान 10 लाख रुपये है, ये सूक्ष्म उद्योग कहलाता है। फिर महिला उद्यमियों के स्वामित्व और प्रतिबंधित लघु शेयरों की पूंजी डैश से कम नहीं होती है, तो यह 50% से कम नहीं होती है। इसका आंसर ये है। आधुनिक लघु उद्योगों में शामिल है पावर लूम। पावर लूम इसमें क्या रहता है? आधुनिक लघु उद्योग में शामिल रहता है। फिर निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते का एक भाग है? तो वह बैंकिंग पूंजी खाते का एक भाग है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसे बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाता है? तो वो है आपका कृषि। कौन सा क्षेत्र है आपका? कृषि। उत्पादक संपत्तियों में निवेश और व्यावसायिक उद्यमों में हितधारकों के रूप में प्रबंध में भागीदारी है, तो वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फिर उसके बाद है विदेशी, या फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश को कहा जाता है। तो वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब ये 14 नंबर जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूँकि इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो टोटल अब तक में 2 क्वेश्चन हो चुका है, एक नंबर, एक 14 नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। फिर उसके बाद भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषि विकास। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 ईस्वी में। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1952 ईस्वी में, और वो भी 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1952 को। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया है? तो वो है योजना आयोग का। फिर उसके बाद है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास होना। वार्षिक योजना की अवधि क्या है? 1966 से 67 और 68-69, यह है आपका वार्षिक योजना की अवधि। 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए कब से लागू की गई है? तो यह 2012 से 17। फिर उसके बाद कौन सा सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए विधि है? तो यह गिनी गुणांक और लॉरेंज गुणांक दोनों को मापने के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में दोनों है। सक्सेना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन स्वतः समावेशन श्रेणी में शामिल है? तो ये उपरोक्त सभी नामित आदमी, आदिवासी समूह, एकल महिला प्रधान परिवार और बेघर परिवार सब शामिल है। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नोडल मंत्रालय है? तो वह है आवास और गरीबी उपशहर
मंत्रालय। फिर इसके बाद किस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति गणना संदर्भ अवधि डैश से की जाती है? 7 दिन से। साक्षरता दर की उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? केरल है। भारत में किस वर्ष को एक महान जनसांख्यिकी विभाजन माना जाता है? तो वह 1921 को। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम संदर्भित करता है प्रत्येक वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या से। फिर इसके बाद भारत में पहली बार ऊर्जा की आवश्यकता का उपयोग गरीबी के मापन के रूप में किसने किया था? डांडेरकर और रथ ने। मुद्रास्फीति वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है, वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है। जमींदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे कुल कर जो है 80% अंग्रेज को नहीं दिया जाता था, 90% दिया जाता था और 10% रखा जाता था। महलवारी व्यवस्था किसने लाई थी? तो महलवारी व्यवस्था इनमें से कोई नहीं, इसका एक नाम था बोल रहे हैं लेकिन इनमें से कोई नहीं लाया था। महलवारी प्रथा किन 2 स्थानों पे शुरू हुई थी? पंजाब और हरियाणा। फिर इसके बाद भारत के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान कौन सी है? तो वह है नाबार्ड। फिर उसके बाद भूमि सुधार के अंतर्गत आता है राज्य सूची। बिहार राज्य के जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की है? तो वह यूपी उत्तर प्रदेश। भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया है 1952 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन अधिकतम हुआ है? तो वह है गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सुधारों को शामिल किया नहीं है? भूमि सुधारों में शामिल नहीं है। क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिला, ये 43 है जो तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में सेंसेक्स के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदारी नहीं है? तो वह है वर्षा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो यह निक्केई। फिर सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य है निर्माण की लागत में कमी। और फिर उसके बाद 47 है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? तो वह खनन, धातु कर्म और फार्मास्यूटिक्स। फिर उसके बाद है अर्थशास्त्र के निजी क्षेत्र देश से संबंधित है, वो कृषि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो वह है ट्रेडिंग। उत्पादन की 3 स्तंभ कौन से हैं? भूमि, श्रम और पूंजी। 50 हो गया, अब 50 और है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा आता है सेवा क्षेत्र से, और ये आता है सेवा क्षेत्र से, याद रखिएगा। पेट्रोलियम और गैसोलीन में परिष्कृत करना किस क्षेत्र की गतिविधि के रूप में माना जाता है? तो वह माध्यमिक क्षेत्र का। राष्ट्रीय सुरक्षा लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की साल में एक बार हर 6 महीने में बैठक होती है। इसका आंसर कितना होगा? 6 महीना। कुंडनकुलम नागरिक परमाणु संयंत्र किसकी सहयोग से भारत में स्थापन किया गया? वो रूस के सहयोग से। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न PSU है? भेल। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई? तो वह है पश्चिमी जर्मनी। भारत में पहली अखबारी कागज कहाँ पे स्थापना की थी? मध्य प्रदेश, और ये होशंगाबाद में हुआ था। जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉ कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। फिर इसके बाद मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो वह विद्युत मंत्रालय के अधीन आती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत सबसे अधिक होती है? तो वह पंजाब। और निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो रैयतवाड़ी जो प्रथा होती है वो कर्नाटक में नहीं होती है। रैयतवाड़ी प्रथा आपका जो कर्नाटक में बिल्कुल नहीं होता है, तो ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से ईंधन ऊन की सबसे अधिक निर्भरता वनों पर है। ये मेरे से क्वेश्चन नहीं बना, अगर आप लोग से बना होगा तो आप भेज दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया है? तो वो है ये MS स्वामीनाथन। विश्व का हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का संदर्भ था अधिक फसलें उगाई जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे भारत में हरित क्रांति डैश के लिए उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच में शुरुआत की गई, तो वह गेहूँ के लिए। भारत की कुल यूरिया आयात कितनी है? तो वह 80 लाख मीट्रिक टन।
फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कृषि क्षेत्रों पर निरंतर विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, उन्नत आनुवंशिक वाले बीजों का उपयोग। तो इसमें से हरित क्रांति की पद्धति में तीनों बुनियादों में से कौन सा सही है? तो यह ऑप्शन सी सही है। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकेंड थर्ड भी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में दीक्षा स्थल के रूप में जाना जाता है? दीक्षा स्थल वो है पंजाब को जाना जाता है। फिर उसके बाद है औद्योगिक नीति 1991 के कई बिंदुओं पर आलोचना की गई। निम्नलिखित में से उनमें से एक कौन सी नहीं है? तो वह कृषि क्षेत्र की उपज। फिर उसके बाद भारत और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा किस विचार को लोकप्रिय बनाया गया? तो वह स्वदेशी विचारधारा को। फिर उसके बाद आते हैं 74 के बाद 75। 1944 में प्रमुख उद्योगपति के एक समूह ने भारत के आर्थिक विकास की योजना जारी की। इससे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। इसे आमतौर पर बॉम्बे योजना के रूप में जाना जाता है। शेयरों में निवेशों के लिए रंगराजन समिति भारत सरकार द्वारा डैश वर्ष में नियुक्त की गई थी। तो वह 1993 में। फिर उसके बाद वैश्विक बागवानी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? 1%। कौन सा भारतीय कानून बिना मंजूरी के जीएम बीज में उपयोग का प्रतिबंध लगाता है? तो वह 18 बीज अधिनियम 1968। ऑपरेशन बरगहा किससे संबंधित है? ये बटाईदारों से और जमींदारों के संरक्षण से संबंधित है। फिर उसके बाद है पीएम फसल बीमा योजना की बागवानी प्रीमियम कितनी है? 5%। फिर उसके बाद है देश सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत है। तो वह व्यापारिकता सिद्धांत। एक स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध का विपरीत रूप है, क्योंकि ये भी मेरे से नहीं बनना है। अगर आप लोग से बनता है तो आप मुझे बता देना। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ी सोने की खदानें हैं? तो वो जमुई में, जो कि मुंगेर के जस्ट बगल में। बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित किया है? तो वह 2006 ईस्वी में। तो इसके बाद बिहार राज्य द्वारा दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1983 ईस्वी में। फिर उसके बाद और सॉरी 1 मिनट, ये क्या हो गया? तो यहाँ पे 1983 ईस्वी में यहाँ तक हो गया। अब आते हैं 86 नंबर चूँकि हमसे नहीं बना है, अगर आपसे बना होगा तो भेज देना। 87 है बिहार अवसंरचना विकास सक्षम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वह 2006 ईस्वी में लागू किया गया। पराइट्स का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेन है झारखंड पूरा भारत में, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से बिहार होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पाद होता है? तो वह चूना पत्थर। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र है? तो वह भागलपुर जिले में। फिर उसके बाद भारत के औसतन प्रति व्यक्ति जीडीपी किस राज्य में सबसे कम है? बिहार का। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का। बिहार में छात्र वृक्षारोपण योजना में किस वर्ष में शुरू की गई? 2006 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 25 वर्ष से कम है? तो वो है 58%। 58% के हिसाब से 60% कम है, लगभग अप्रॉक्स में रखा गया। बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वह जीविका योजना। अब फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? तो वह है बिहार में। बिहार सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। वन नीति के अनुसार न्यूनतम वृक्षाच्छादन क्या है? 33%। अब इसके बाद है सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत उल्लेखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो इसका ऑप्शन हमको लग रहा है छत्तीसगढ़ है। हम कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लेना 1-2 बार। हो सकता है ये 100 नंबर का आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये था आपका 1 से लेके 100 तक में, जिसमें 6 क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, बाकी सबका सॉल्यूशन आपके पास है। तो ये आप लोग मिला लेना और आई थिंक आप लोग भी अपना बताना कि आपका कितना कितना नंबर सही है, कितना कितना नंबर गलत है। क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू आया कि सर क्वेश्चन हार्ड है। वैसे तो क्वेश्चन देखा जाए तो ये कंपटीशन लेवल से हैं और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा ज़्यादा भारी किया है और थोड़ा सा हार्ड ही है। और अगर आप लोग कितना बनाए, आप लोग का कितना सही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।